आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए, जिसमें खबरों के साथ खबर के मायने भी आपको समझाते हैं। लेकिन आज एक ही खबर सब पर भारी है और वो है 5 राज्यों के चुनाव और उन्हें लेकर आए एग्जिट पोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की और जानते हैं कि कौन सी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने अपने मत ईवीएम में कैद किए। अब बस सबकी नजर 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर है। लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने देश में सियासी हलचल तेज कर दी है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, न्यूज 18 ने भी पोल ऑफ पोल्स किया है और आपको बताते हैं कि किस एजेंसी के नतीजे में किसे बढ़त मिलती दिख रही है। और आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी एजेंसी के सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थिति जो है ये सामने है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, 90 सीट। और उसके बाद एक एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया, जिसने बीजेपी को 36 से 46 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 40 से 50 सीट और अन्य के खाते में 1 से 5 सीट। दूसरी एजेंसी का नाम हम यहां पर दिखाएंगे, ये टुडेज चाणक्य है, जिसने बीजेपी को 33 नंबर दिए, कांग्रेस को 57 और अन्य के खाते में 0। यहां पर टुडेज चाणक्य ने 57 जो अंक दिए हैं वो कांग्रेस को। यहां पर इनकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा लगती है। सी वोटर्स के आंकड़ों को जरा देखिएगा, ये बार बार आ रहा है। ये 36 से 48, ये लगभग एक्सिस बैंक इंडिया से मिलता जुलता आंकड़ा है। 36 से 48 2 सीटों का फर्क है। यहां कांग्रेस के खाते में 41 से 53 और वहीं 0 से 4 अन्य के खाते में। अब आइए मेट्राइज के पास, जहां पर 34 से 42 का आंकड़ा इन्होंने दिया है बीजेपी को। ये भी तकरीबन 4 पॉइंट के अंतर से लगभग। आप एक्सिस माई इंडिया को ले लीजिए, सी वोटर को ले लीजिए और मेट्राइज को ले लीजिए, तो तीनों के आंकड़े, और यहां तक कि आप इन तीनों आंकड़ों को मिटाएंगे तो ये साफ तौर पर आपको नजर आएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटें हैं उनका जो महा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस यहां पर फायदे में है। कांग्रेस की लिस्ट में 50 अंक जुटते हैं और ये एवरेज आंकड़े हैं। राजस्थान की अगर बात करें 199 200 में, और यहां पर देखिए जन की बात ने किया सर्वे, जिसमें बीजेपी को 100 से 122 दिया है नंबर, कांग्रेस को 62 से 85 और अन्य के खाते में 14 से 15 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं पर PMARQ की बात करें, जो एजेंसी है, इन्होंने जो सर्वे किया उसमें 105 से 125 के बीच में उन्होंने आंकड़े दिए। लगभग ये जन की बात से मिलता जुलता आंकड़ा। कांग्रेस को 69 से 81, ये भी मिलता जुलता आंकड़ा है और अन्य के खाते में 5 से 15। उन्होंने रेंज थोड़ा बड़ा रखा है। तीसरी जो एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने बीजेपी को 90 अंक दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने 96 कांग्रेस को और अन्य के खाते में 13। तो यहां पर ये जो एक्सिस माई इंडिया है, इन्होंने जो सर्वे किया है उसमें सबसे जो कम का जो आंकड़ा है यहां पर साफ तौर पर दिखता है। अब आइए ETG के पास, तो इन्होंने भी 108 से 128। तो जो एवरेज आंकड़ा है उसमें पोल ऑफ पोल्स बता रहा है कि अभी बीजेपी राजस्थान में 109 अंक लाके एग्जिट पोल के आंकड़े में सबसे अधिक बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस के नंबर 77 आते हैं। तेलंगाना की बात करें 119 सीटों का आंकड़ा एग्जिट पोल के नजरिए से। जन की बात 40 से 45 सीट BRS के खाते में, कांग्रेस के खाते में 48 से 64 सीटें और बीजेपी को मिलते हैं 7 से 13 सीटें। यहां पर बाजी मारकर कांग्रेस ले जा रही है। दूसरी एजेंसी CNX की बात करें, BRS 31 से 47, कांग्रेस 63 से 79 और बीजेपी के खाते में 2 से 4। अब ETG की बात करें तो 37 से 45 BRS को मिलते हैं, कांग्रेस को 60 से 70 सीटें और बीजेपी को 6 से 8 सीटें। अब अगली एजेंसी है यहां पर टुडेज चाणक्य, जिन्होंने BRS को 33 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 71 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें। अब जरा 2018 के नतीजों को अगर देख लीजिए, जो हिसाब किताब है उसमें ये अंक आपको नजर आएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर दिखता है कि यहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना की ये रिपोर्ट 119 सीटों का हिसाब किताब और ये आंकड़े बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें और जन की बात एजेंसी, जिन्होंने बीजेपी को 100 से 123 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 102 से 125 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें आई हैं। ये जन की बात
का ये मेट्राइज का अगर हम सवाल करें, ये एजेंसी ने जो सर्वे किया 118 सीट से 130 सीट उन्होंने बीजेपी को दी है, 97 से 107 सीटें कांग्रेस को दी हैं और 0 से 2 सीटें, लगभग 2 सीटें अन्य के खाते में इन्होंने दी है। टुडे चाणक्य की रिपोर्ट बताती है बीजेपी को 151, कांग्रेस को 74 और अन्य के खाते में 13। वहीं पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है ये भी जरा जानिए। 124 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 102 और अन्य के खाते में 4, यानी मध्य प्रदेश 230 सीटें और पोल स्ट्रैट के मुताबिक 106 से 116 सीट बीजेपी के खाते, 111 से 121 कांग्रेस के खाते और अन्य के खाते में जो है 0 से 6 सीटें आएंगी। यह मध्य प्रदेश का 230 सीटों का जो आंकड़ा है। मिजोरम की जो 40 सीटें हैं उसमें आप देखिए एजेंसियां हैं जन की बात जिन्होंने सर्वे कराया, एमएनएफ को 10 से 14 सीटें दी हैं, जेपीएम को दी हैं 15 से 25 सीटें और कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीटें। उसी तरह सीएनएक्स की अगर बात कर ले, एजेंसी है जिन्होंने सर्वे कराया, 14 से 18 सीटें जो इन्होंने दी हैं वो एमएनएफ को दी हैं, जेपीएम को दी है 12 से 16 सीटें और कांग्रेस के खाते में 8 से 10 सीटें। अब सी वोटर्स की अगर बात करें तो 14 से 18, ये आंकड़ा बिल्कुल मिलता जुलता है। 14 से 18 सीटें एमएनएफ को, 12 से 16 सीटें जेपीएम को और 8 से 10 सीटें कांग्रेस को। ईटीजी की अगर हम बात करें अगली एजेंसी, तो ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कहां पर क्या, मिजोरम की 40 सीटों में जो आंकड़े हैं उसमें कौन कितना लेकर आगे निकल रहा है, कितना मार्जिन उनमें। तो ये इस बार का जो एग्जिट पोल है सभी एजेंसियों के लगभग कुछ 2-4 वोटों के अंतर पर साफ तौर पर यहां एस्टैब्लिश होते हुए दिख रहे हैं। तो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले जो एग्जिट पोल के नतीजों में जो सबका ध्यान एक तरफ आया, वो एग्जिट पोल के नतीजों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को यहां बढ़त मिल रही है, तो राजस्थान में बीजेपी को बंपर जीत मिल सकती है। तो मिजोरम में एमएनएफ सत्ता में वापसी करती दिख रही है, तो वहीं तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक बड़ी टक्कर है। तो सवाल यहां यह है कि अगर नतीजे सही साबित होते हैं तो इन नतीजों का बिहार पर असर क्या होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मतदाताओं ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है और अब सबकी नजर नतीजों पर टिकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या होंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। 5 राज्यों में किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन मारता है बाजी, किसकी बनती है सरकार, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खुलेगा। लेकिन उसके पहले 30 नवंबर को कई एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आया। इन सब सर्वे को आधार बनाते हुए न्यूज 18 ने महा एग्जिट पोल किया था। महा एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 115 सीट, कांग्रेस को 71 सीट, जबकि अन्य के खाते में 13 सीट जाती हुई दिख रही है। जबकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो एमपी में बीजेपी को 124, कांग्रेस को 102 और अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी को 38, कांग्रेस को 50 और अन्य के खाते में 2। तेलंगाना में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 60, बीआरएस को 48 सीटें, जबकि एआईएमआईएम को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं मिजोरम में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 8, एमएनएफ को 14, जेपीएम को 17, जबकि अन्य के खाते में कोई भी सीट आती नहीं दिख रही। यानी अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत संभव है। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है और केसीआर तीसरे टर्म से दूर रह सकते हैं। अब सवाल है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार ही एक्चुअल नतीजे भी आते हैं तो इन नतीजों का बिहार पर क्या असर होगा, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का मुकाबला कैसा होने जा रहा है। क्योंकि बीजेपी जीती तो मोदी और भी मजबूत होंगे और मोदी विरोधियों का मनोबल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो ऐसी स्थिति में देश की सियासत तो बदलेगी ही, कांग्रेस INDIA गठबंधन में काफी मजबूत हो जाएगी और इसका सीधा असर विरोधी दलों के गठबंधन के भविष्य पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो समझिए कि नतीजों का बिहार पर क्या असर होगा। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े जारी किए गए हैं। राजस्थान में बीजेपी को बंपर बढ़त दिख रही है, जबकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है और सबसे बड़ा जो फेरबदल है यह तेलंगाना में होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अगर फाइनल नतीजे ऐसे ही रहे तो कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस जीतती है तो वो INDIA गठबंधन में सबसे ताकतवर बन जाएगी। कांग्रेस नेता दावा करेंगे कि राहुल गांधी को गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। कांग्रेस राहुल गांधी को PM उम्मीदवार बनाने का दबाव बना सकती है और ऐसे में इंडी गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की स्थिति कमजोर हो जाएगी। पहले से आरोप लगता है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भाव नहीं दे रही। नीतीश कुमार ने विपक्ष को यहां एकजुट किया था, लेकिन गठबंधन बनने के बाद से कांग्रेस हावी हो गई। नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भाव गठबंधन में कम होता दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगियों को बिल्कुल नहीं पूछा। सपा और JDU के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। यानी कि अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं तो इंडी गठबंधन के समीकरण भी बदल जाएंगे और जो एकता दिख रही है उस पर भी असर हो सकता है। जिस एग्जिट पोल की चर्चा हर तरफ हो रही है, आखिर वो होता क्या है? चुनाव बाद के जो संभावित आंकड़े जारी किए जाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं और क्या एग्जिट पोल वास्तविक चुनाव के नतीजों की झलक को बताता है? क्यों हर चुनाव में एग्जिट पोल की चर्चा होती है, देखिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव। मतदाताओं के लिए अपने अधिकार को जताने का दिन, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला दिन। जहां कहीं भी चुनाव होता है, ठीक इसके बाद यदि कुछ चर्चा में बना रहता है तो वो है एग्जिट पोल। सभी फेज की वोटिंग के बाद जारी किए जाते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े। तो समझना यह जरूरी है कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है। दरअसल एग्जिट पोल चुनावी सर्वे है जो मतदान के दिन किया जाता है। पोलिंग के दिन वोटिंग के बाद लोगों से फीडबैक लिया जाता है। सर्वे करने वाली कई एजेंसियां चुनाव में एग्जिट पोल करती हैं। मतदाताओं का मूड समझने के बाद संभावित आंकड़े जारी किए जाते हैं। वोटर ने किस कैंडिडेट, किस पार्टी का समर्थन किया, इसकी जानकारी ली जाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से अनुमान लगाया जाता है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन एग्जिट पोल को प्रसारित करने पर रोक लगा रखी है। सभी चरणों की वोटिंग पूरी होने के बाद ही एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक चुनाव परिणाम कतई नहीं होते। ये महज अनुमान होता है जो वोटर के मूड को समझते हुए संभावित नतीजे के तौर पर जारी किए जाते हैं। कई बार एग्जिट पोल वास्तविक चुनाव परिणाम के ही आसपास होते हैं, तो कई बार एग्जिट पोल का अनुमान गलत भी साबित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समझिए एग्जिट पोल क्या होता है। चुनावों से पहले 2 तरह के सर्वे होते हैं। एक सर्वे को ओपिनियन पोल कहा जाता है, दूसरे सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। अब ओपिनियन पोल चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले होता है, जबकि एग्जिट पोल चुनावी सर्वे है जो मतदान के दिन किया जाता है। तो पोलिंग के दिन वोटिंग के बाद लोगों से फीडबैक लिए जाते हैं। मतदाताओं का मूड क्या है, इसे समझने के बाद जो संभावित आंकड़े जारी किए जाते हैं, उन आंकड़ों के विश्लेषण से अनुमान लगाया जाता है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को जाति की सियासत करने पर करारा जवाब दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे होने पर पीएम ने अपने संबोधन में बहुत बड़ा बयान दिया। पीएम ने 4 जातियों को गिनाया, कहा गरीब, युवा, महिला और किसान। ये 4 वर्ग ही मेरे लिए जाति हैं और इनके विकास से ही देश विकसित हो पाएगा। चुनावी मौसम में जिस तरह से कास्ट को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है, पीएम का यह जवाब उसी को जोड़कर देखा जा रहा है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। गुरुवार को इस संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की।
इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी। पीएम ने कहा उनके लिए 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। यदि इनका उद्धार हो गया तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छी और सस्ती दवा बहुत बड़ी सेवा है। जन औषधि केंद्रों के चलते लोगों को हर महीने दवा पर 10,000 रुपए तक की बचत हो रही है। अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप एक काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे 12-13 हजार रुपया खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है। मतलब उनके जेब में 10,000 रुपया बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते 10,000 नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10,000 बचा दिया। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन 25 जनवरी 2024 को होगा। इस दौरान विकास संकल्प रथ देश भर के करीब 2.5 लाख पंचायतों तक पहुंचेगा। लोगों के मिल रहे जबरदस्त समर्थन से प्रधानमंत्री भी उत्साहित हैं और इसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बता रहे हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सफलता पर प्रधानमंत्री ने 4 जातियों का जिक्र कर न सिर्फ विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, बल्कि विरोधियों पर एक तीर से 2 निशाना साधने की भी कोशिश की। बिहार से शुरू हुआ कास्ट सर्वे और इसकी रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से विरोधी INDIA के नेता एक सुर में देश भर में जातीय गणना की मांग कर रहे हैं, सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, युवा, महिला और किसानों को ही 4 जाति बताकर उनके विकास का संकल्प लेकर वोट बैंक के लिए जातियों में समाज को बांटने वाले नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाति की सियासत पर पीएम के प्रहार को जरा समझिएगा। देश में जाति की सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन मोदी के करिश्मे ने न जाति के बंधन को तोड़ा था और देश में जाति की सियासत हाशिए पर चली गई थी। लेकिन बिहार में जातिगत गणना ने एक बार फिर जाति की सियासत को हवा दे दी। देश भर में जातिगत गणना की मांग उठने लगी है और प्रधानमंत्री ने जाति की सियासत करने वालों को जवाब दिया है। पीएम का कहना है कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। यानी कि पीएम ने एक बार फिर जातिगत राजनीति के बंधन को तोड़ने की कोशिश की। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Headlines presented